नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे जेल जाने से कैसे बाल बाल बचे संजय राउत और महाराष्ट्र में हो रही है आफत की बारिश। एनसीपी के सर्वे से क्यों अजीत पवार को लगा झटका, क्या है फडणवीस का मिशन 170 और क्यों शाह ने बीजेपी विधायक पर लिया एक्शन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनावों से पहले बड़ी मुश्किल में फंसे संजय राउत, कोर्ट के ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंची पुलिस, जमकर हुआ बवाल। महाराष्ट्र में बारिश बनी आफत, 5 से ज्यादा लोगों की गई जान। पीएम मोदी का पुणे दौरा रद्द, स्कूल कॉलेज बंद, फ्लाइट, रेलवे और ट्रैफिक पर भी असर। महाराष्ट्र में जीत के लिए देवेंद्र फडणवीस ने बनाया मिशन 170, कई सीटों पर बीजेपी की दावेदारी पक्की, विपक्ष में मचा हड़कंप। एनसीपी के सर्वे ने बढ़ाई अजीत पवार की टेंशन, आने वाले चुनावों में लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी विधायक का लाडली बहना योजना पर बेतुका बयान, शाह ने दिए एक्शन के संकेत। खबरों में सबसे पहले बात संजय राउत की। उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत पर कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। इस फैसले में उन्हें दोषी करार दे दिया गया। 15 दिन की जेल हुई। जेल जाने से बाल बाल बच गए। जैसे ही कोर्ट का फैसला सामने आया वैसे ही राउत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंबई के मजगांव में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से 26 सितंबर को राउत को बड़ा झटका लगा। मानहानि मामले में संजय राउत को कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें 15 दिनों की जेल की सजा भी सुनाई। संजय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें शिवसेना यूबीटी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अदालत ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत, जिसमें मानहानि का मामला शामिल है, उसमें दोषी ठहराया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें जमानत दे दी गई। मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के जरिए दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख रखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में हानिकारक यानी कि मान हानिकारक बयान दिया और ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिया गया था। वैसे संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन संजय राउत फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और इस मामले में तो वो बाल बाल बचे हैं जेल जाने से। खबरों में आगे बढ़ते। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में एहतियातन सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। वहीं 26 सितंबर को भारी बारिश के कारण पीएम मोदी का पुणे का दौरा भी रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम स्थल पर पानी भर गया, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक मुंबई में बुधवार शाम करीब 5 घंटों के दौरान कई इलाकों में 3.9 इंच से ज्यादा की बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जल भराव के कारण कई जगहों पर जाम लग गया। सबसे ज्यादा बारिश 170 mm पूर्वी मुंबई, सेंट्रल मुंबई में 117 mm और पश्चिमी मुंबई में 108 mm बारिश दर्ज की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर 14 फ्लाइट्स डाइवर्ट करने के साथ ही लोकल ट्रेनें भी देरी से चली। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बीएमसी और पुलिस ने मुंबई और आसपास के इलाकों के सभी लोगों को घर पर रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में बीती रात बारिश की वजह से कुल 5 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में एक बार फिर चक्रवात की एंट्री हो रही है और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के बाद कुछ और राज्यों के लिए भी साइक्लोन यानी चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो हालत खराब है वो मुंबई के है। मुंबई एक बार फिर पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी नेतृत्व और आरएसएस अभी से एक्टिव हो चुके हैं। आरएसएस का टारगेट एक बार फिर महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत दिलाना है, जिसके लिए संघ के सभी अधिकारी और कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। संघ के साथ तालमेल बिठाने का काम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। वो लगातार नागपुर में संघ के अधिकारियों से मिल रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और जीत के लिए खास रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा,
अगर हमें महाराष्ट्र में 170 सीटें लानी है तो हमें 2,75,00,000 वोट चाहिए। 2014 में उत्तर महाराष्ट्र में जीतने के लिए सबसे ज्यादा सीटें थी और वर्तमान समय में हर कोई जमीन पर काम करना चाहता है। बूथ कार्यकर्ताओं को प्रबंधित करने और उन्हें काम सौंपने की मानसिकता लोकसभा में स्पष्ट हुई। किसी पर निर्भर ना रहें, हर काम खुद करें। फडणवीस ने आगे कहा कि लड़की बहन योजना भी सफल रही है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा प्यारी बहनों को योजना का आर्थिक लाभ दिया जा चुका है। महिलाओं की तरह ईमानदार वोटर नहीं है। भाई हाशिए पर थे। राजनीति में 100 से 50 सवाल हो जाते हैं, इसलिए हमने जो किया उसका डंका बजाने का काम किया। फडणवीस ने यह भी कहा कि आने वाले चुनावों में महागठबंधन के लिए अनुकूल माहौल है, यानी यहां पर महायुति के लिए राह आसान है और इस राह को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है, इसलिए बूथ लेवल पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। खबरों में अब बात एनसीपी के सर्वे की। लोकसभा में महायुति में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब था। इसके बाद पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक आंतरिक सर्वे कराया और इस इंटरनल सर्वे से अजीत पवार की टेंशन बढ़ गई है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में एनसीपी और महायुति का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। हालांकि सर्वे के मुताबिक अजीत पवार के गुट को फिलहाल 23 सीटें मिलने का अनुमान है। एनसीपी के 23 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल जून 2023 में अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था, जिससे एनसीपी में फूट पड़ गई थी। अजीत पवार के साथ 40 विधायक सत्ता में आए, लेकिन इन सभी विधायकों के विधानसभा चुनाव जीतने की संभावना कम है। पार्टी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक 23 सीटें जीतने का अनुमान है। ऐसे में पार्टी को 16 सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा 31 दूसरी सीटों पर पार्टी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है, यानी यहाँ पर प्रतिकूल हालात बने हुए हैं और इन 31 सीटों में से 21 सीटें जीतने के लिए उन्हें सहयोगियों की जरूरत होगी। अजीत पवार गुट के उम्मीदवार 21 सीटों पर भी जीत सकते हैं जब शिवसेना बीजेपी के वोट एनसीपी में चले जाएं। वहीं दूसरी 10 सीटों पर एनसीपी अपने विरोधियों से काफी पीछे है और एनसीपी महायुति में 70 सीटें चाहती है। पार्टी ने इन 70 सीटों पर सर्वे कराया। एनसीपी के आंतरिक सर्वे के माध्यम से राज्य में महायुति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सितंबर में हुए ताजा सर्वे में करीब 39.3% लोगों ने कहा कि वो महायुति को वोट देंगे। अगस्त में यही आंकड़ा 37.1% था, जबकि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में रहने वालों की संख्या 42.43% थी। जुलाई में हुए सर्वे में 34.68% जनता की राय महायुति के पक्ष में थी, जबकि महाविकास आघाड़ी का समर्थन 43% लोग कर रहे थे। एनसीपी के एक सीनियर नेता ने सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और कहा है कि हमें सिर्फ 6 लोकसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। मौजूदा हालात में ये संख्या 23 तक पहुंच गई और हम ये 23 सीटें आसानी से जीत सकते हैं। 16 सीटों पर फेरबदल की उम्मीद है। एनसीपी नेता ने भरोसा जताया कि शिवसेना और बीजेपी के समर्थन से हम दूसरी सीटें जीत सकते हैं। यानी महायुति में अब अजीत पवार को बीजेपी और शिंदे का सहारा है, लेकिन शिंदे यहां पर अजीत पवार को लेकर पूरी तरह से काफी तल्ख हैं और उन्होंने काफी सख्त तेवर दिखाए। इसके साथ ही बीजेपी 70 सीटें देने के हक में भी नहीं है। अब देखना यह होगा कि ऐसे में अजीत पवार का अगला कदम क्या होता है। खबरों के आखिर में बात करते हैं बीजेपी विधायक के बेतुके बयान की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विधायक की एक बयान से घमासान मचा है। महायुति सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, जिनमें लाड़की बहन योजना भी शामिल है। ऐसे में महायुति गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां इस योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सार्वजनिक मंच से इस योजना का गुणगान कर रहे हैं, तो एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन सम्मान यात्रा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कामठी से बीजेपी विधायक टेकचंद सावरकर ने लाड़की बहन योजना के बारे में अपने भाषण में जो कहा, उससे महायुति मुश्किल में आ गई है। दरअसल सावरकर का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो लाड़की बहन योजना के संबंध में सभा में मौजूद महिलाओं से पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी भांगड़ क्यों की हमने? ईमानदारी और अपने अंतःकरण से बताओ। इसलिए कि जिस दिन तुम्हारे घर के सामने इलेक्शन की पेटी आएगी तो मेरी ये लाड़की बहन कमल का वोट देगी। इसके लिए हमने ये जुगाड़ किया है। आपको बता दें कि टेकचंद सावरकर का भाषण वायरल होते ही विपक्षी दल जो है वो बीजेपी और महायुति पर हमलावर हो गए हैं और इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट चुके हैं। लाड़की बहन योजना शुरू से ही विपक्षी नेताओं के लिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। दावा किया था कि चुनाव के बाद ये योजना बंद तक हो जाएगी। अब सावरकर ने उन दावों पर मोहर लगा दी और कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा है कि महाराष्ट्र कैबिनेट में जो जो योजनाएं मंजूर हो रही हैं उसके पीछे का मकसद
वोट हासिल करना है। उन्होंने कहा कि सावरकर के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी और महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना सिर्फ विधानसभा चुनाव में फायदा कमाने के लिए शुरू की। और आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से घोषित महाराष्ट्र लाड़की बहन योजना पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में, और इस योजना के तहत 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। अब बीजेपी विधायक सावरकर के बयान के बाद महाराष्ट्र पहुंचे अमित शाह ने भी बड़े एक्शन का संकेत दिया है। तो क्या अब सावरकर का टिकट काटा जाएगा या फिर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।